कल ऋतुराज गायकवाड के लिए मैंने बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज कहा था कि आईपीएल से रिटायरमेंट ले लो, आपके करियर के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप डोमेस्टिक पे इतना अच्छा कर रहे हो, फिर आईपीएल में आगे अगर आपका परफॉर्मेंस इतना खराब है तो सिलेक्टर्स आईपीएल की परफॉर्मेंस देख के आपको इंडियन टीम से दूर रखेगा। सेम थॉट प्रोसेस सिलेक्टर्स ने अप्लाई किया है ऋषभ पंत, अक्षर पटेल पे। मजा आया और इसलिए मैं कहता हूं कि आईपीएल मत खिला करो, ठीक है। फिर आपका जो इंटरनेशनल करियर है उसमें भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। बहुत लोग कह रहे हैं भुवनेश्वर कुमार कहाँ है, पागल है लोग। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब जो लोग ये सब बातें कर रहे हैं ना, मैं श्योर हूँ क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं है। क्योंकि भुवनेश्वर कुमार इज नॉट इवन ए क्वेश्चन मार्क भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस वीडियो में आप एक्सपेक्ट करो कि मैं वैभव सूर्यवंशी से बात स्टार्ट करूं, लेकिन मैं थोड़ा स्टार्ट करता हूं एलएसजी वर्सेस आरआर मैच से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन से स्टार्ट करता हूं जो इस मैच का सबसे मेन डिफरेंस रहा है, वो है द एलिगेंट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ऋषभ पंत। टॉस पे ऐसा लगा कि दारू पी के आए। बार बार इयान बिशप ने एक सवाल पूछा कि मोहम्मद शमी बाहर क्यों है। वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था जो पूरा दिन कल गुजरा है। शमी के बारे में जब टीम सिलेक्ट हुआ तब भी क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस हिसाब से शामी की करियर को कंसीडर करते हुए वो क्वेश्चन इयान बिशप का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज क्यों नहीं खेल रहे। क्योंकि दोपहर को अगर करने कहा है कि शामी सिर्फ टी20 के लिए फिट है और ऋषभ पंत के पास जवाब नहीं था। क्या बोल रहा था कुछ पता नहीं। इस पूरे सीजन में ऋषभ पंत सिर्फ बकचोदी किया है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एरोगेंस और टॉस पे बकचोदी। अगर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका, टॉस पे क्या कहता है कि मैं ओपनिंग करूंगा, मैं पूरे सीजन टॉप ऑर्डर में खेलूंगा, करता नहीं है। इधर से आयुष बदन ओपनिंग करेगा, करता नहीं है। निकोलस पुरन मिडिल ऑर्डर को संभालेगा, फिर टॉप ऑर्डर में आ जाता है। पूरे सीजन में यही किया है, ठीक है। ऋषभ पंत ने बैटिंग के बारे में बात ना कर, वही बेटर है। कैप्टेंसी आता नहीं है और बकचोदी एरोगेंस। मैंने एक वीडियो में कहा था आपको कि जब मैच हार गए पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, उसने कहा कि थैंक्स फॉर गोइंग इजी ऑन मी, कि मुझे टफ सवाल पूछा नहीं गया इसलिए थैंक्स। बहुत ही एरोगेंट आ गया। आपको लगता है कि सिर्फ मैं ही नोटिस कर रहा हूं, सिलेक्टर्स बैठ के भी नोटिस करते हैं कि एक कैप्टन का बिहेवियर कैसा है। और जो लोग डिफेंड कर रहे ऋषभ पंत को कैसे वाइस कैप्टन से हटा दिया, वेल डिजर्व्ड। जैसा बिहेवियरल पैटर्न है और आगे आगे बोलना कि वी आर ए फकिंग गुड टीम। एक इंटरनेशनल लेवल पे कैप्टन आके कह दे, मैं तो कहता हूं टेस्ट से भी स्क्वाड से ड्रॉप होना चाहिए। सिलेक्टर्स के पैर छू लो कि एटलीस्ट स्क्वाड में रखा है। जैसा बिहेवियर रहा है ऋषभ पंत का, बिहेवियर की बात करो, मैं परफॉर्मेंस जा भी नहीं। ऋषभ पंत इंडिया के लिए खेलना, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना डिजर्व नहीं करता है। और पूरे आईपीएल में मैंने हर वीडियो पे कहा कि आगे आता हूं ऋषभ पंत का, मैं आगे आता हूं। पहले इस मैच के बारे में बात करते वरना मैं खो जाऊंगा, ठीक है। अब अगर आप देख लो पैटर्न एलएसजी का क्या होता है। कल के दिन 12.2 ओवर के बाद 151 फॉर 2 था जब पुरन आउट हुआ। 12 ओवर पे 150। उसके बाद ऋषभ पंत आता है, बैटिंग उनसे होता ही नहीं। आज के दिन ऐसे पिच पे अगर कोई बैट्समैन तेज बॉल पे 35 बनाता ना, एक क्राइम है, क्राइम। इस पिच पे ऐसे सिचुएशन पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के बाद। और पूरे सीजन में ऋषभ पंत ने ही किया है। एमआई वर्सेस एलएसजी वानखेड़े में एलएसजी का स्कोर 8 ओवर के बाद था 123, 123। 8 ओवर के बाद ऋषभ पंत आता है, कोलैप्स इनिशिएट करके चला जाता है, ठीक है। उधर से ठीक से बैटिंग होता नहीं एलएसजी से। चेन्नई की अगेंस्ट चेपॉक में 9 ओवर के बाद 112 पे 2 था। ऋषभ पंत आता है, कोलैप्स इनिशिएट करवाते हैं, हार्डली 200 तक पहुंच पाता, जहां पे शहबाज अहमद अच्छा इनिंग्स खेल गया। बार बार जब एक अच्छा स्टार्ट मिला है, ऋषभ पंत आके कोलैप्स स्टार्ट करवाता है, गेम को स्लो करता है और एलएसजी को डुबा के चला जाता है। तो इसका मतलब है मिडिल ओवर पे ऋषभ पंत आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैंने स्टैट्स निकाला है 7 से 15 ओवर तक, 7 to 15 ओवर पे, मिडिल ओवर पे एलएसजी इस आईपीएल में सबसे खराब टीम है। उनका एवरेज है 23 का, सिर्फ 23 का बैटिंग एवरेज है, टीम बैटिंग एवरेज 7 से 15 ओवर पे। उनका रन रेट 8 के नीचे है, 7.88। 2026 में टी20 क्रिकेट खेल रहे हैं और मिडिल पे 7 से 15 ओवर में ये लोग 7.8 के रन रेट से बैटिंग कर रहे हैं, जिसका मेन क्रेडिट जाता है ऋषभ पंत को। तो ऋषभ पंत इस टीम को डुबाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ा है, कोई भी कसर। पिछले साल भी मिचेल मार्श और मार्करम पे डिपेंडेंट थे, इस बार मिचेल मार्श और इंग्लिश आया तो अच्छा करने लगा, फिर भी बीच में आके एक प्लेयर कैसे टीम को डुबाते, इसका एग्जाम्पल सेट किया ऋषभ पंत इस पूरे सीजन। और कुछ है नहीं, फिर आके बोलते हो यार फकिंग गुड टीम। फकिंग गुड टीम तो होगा ही, ये टीम फकिंग बेस्ट टीम हो सकता था, क्योंकि ऋषभ पंत है इसलिए बेस्ट से गुड हो गया, बेटर भी नहीं, गुड। ऋषभ पंत को बाहर कर दोगे तो बेटर बेस्ट टीम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें तो ऋषभ पंत सही कहा, वो यार फकिंग गुड टीम, बेस्ट नहीं बोला है, ठीक है, तो सही बोला है, ठीक है।
अब मार्श के बैटिंग के बारे में मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूंगा। मैंने बार बार कहा कि मिचेल मार्श फ्रंट फुट का प्लेयर, उसको जब तक पीछे ढकल नहीं दोगे आप, वो आपको खा जाएगा। और दोनों मैच पे, सीएसके वाले मैच पे जहां पे अंशुल कमर जो 2 बैकफुट का बॉल डाला, रूम बना के फ्रंट फुट पे आके मार दिया। कल भी जोफ्रा आर्चर जब बैकफुट का बॉल डाला, रूम बना के सामने मार दिया। उसके बाद वो अपने हिसाब से गेम को चलाता है, डिक्टेट करता है कि आप कहां पे मुझे बॉलिंग डालोगे, उधर मैं शॉट मारूंगा, ठीक है। तो मिचेल मार्श आता नहीं हूं, क्योंकि आपको पता है बेस्ट ओवरसीज बैट्समैन रहा है पिछले 2 साल में, टॉप 4 रन गेटर में, और स्ट्राइकर भी बहुत अच्छा, छक्का भी बहुत मारता है। सीधा भी आरआर की बॉलिंग पे आते हैं। जोफ्रा आर्चर इस बॉलिंग यूनिट को अकेले कैरी कर रहे हैं, अकेले। और जिस दिन जोफ्रा आर्चर खराब जाता है, आपने रिजल्ट देखा, आरआर हर मैच हार जाता है। कल जो डेथ पे बॉलिंग किया है, स्पेशली लास्ट ओवर में 5 रन पेस से बीट कर रहा था। लेकिन मैं जोफ्रा से ज्यादा यशराज पुंजा के बारे में बात करना चाहूंगा। डोमेस्टिक खेला नहीं है, पिछले साल आरआर का नेट बॉलर था, इस बार खेलने आया कितना, 19-20 साल का है, डेब्यूटेंट है। अब इस आईपीएल में जितने भी राइट हैंडेड लेग स्पिनर है, उनका नाम ले लो। राशिद, बड़े बड़े राइट हैंडेड लेग स्पिनर, राशिद खान, यूजी चाहल, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, बिप्रज निगम, और कोई है क्या राइट हैंडेड? जिशन अंसर ने उतना ज्यादा मैच खेला नहीं है, तो जिशन अंसर को बाहर रखते इस इक्वेशन से। ये 5 बॉलर का कुछ स्टेट्स में बोल देता हूं, 5 राइट हैंडेड लेग स्पिनर का, ठीक है। राशिद खान का इकोनॉमी इस साल है 8.7, चाहल का है 9.72, रवि बिश्नोई का है 9.88, और बिप्रज और राहुल चाहर का इकोनॉमी आप नहीं सुनोगे तो आपके कान के लिए बेटर है। तो राशिद के 8.7, चाहल का 9.72, बिश्नोई का 9.88। बताओ पुंजा का कितना है? 8.35। राशिद खान से भी कम है इकोनॉमी। और मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, राशिद खान बहुत बड़ा बॉलर, वन ऑफ द बेस्ट भी कह सकते हो टी20 में, अगर कोई लेग स्पिनर में आ गएगा, ठीक है। नारिन के बाद तो आईपीएल की हिस्ट्री में भी राशिद खान शायद सेकंड बेस्ट बॉलर रहेगा इन टर्म्स ऑफ स्पिनर, ठीक है। 8.35 की इकोनॉमी से पुंजा बॉलिंग करता है, ब्रिलियंट कंट्रोल लेके आता है मिडिल ओवर पे। जिस मैच पे वो मार खाए, उधर भी मिडिल ओवर पे वो अच्छा किया है। एक जो मुझे गलती नजर आता है, बहुत ही यंग है क्योंकि बहुत लंबा है, वो जो बैक ऑफ द लेंथ डालने की कोशिश करता है, ज्यादा ही शॉट डाल देता है, वो एक गलती है, वरना ही हैज बीन ब्रिलियंट। और मैं चाहता हूं आरआर उसके साथ कंटिन्यू करे जब तक ये सीजन खत्म नहीं हो जाता। आरआर, अगर आप कहोगे कल का मैच बहुत आराम से जीत गया है, बहुत अच्छा टीम है, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है, स्पेशली बॉलिंग यूनिट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और अगर आप कल भी देखोगे सेकेंड हाफ में आरआर जब से हारना स्टार्ट किया, आप देखोगे हर मैच पे एक डिफरेंट बॉलिंग यूनिट के साथ गए ये लोग। जब से बर्गर का फॉर्म चला गया, ये लोग पावर प्ले में समझ नहीं पा रहे सॉर्ट आउट कैसे करें, पावर प्ले में विकेट कैसे ले, ठीक है। अब यशराज पुंजा, जोफ्रा आर्चर इधर से हर मैच खेलेगा, लेकिन मैं चाहता हूं ब्रिजेश शर्मा, क्योंकि खेल रहा है हर मैच, ब्रिजेश शर्मा को पावर प्ले में बॉलिंग मत दो, ब्रिजेश शर्मा को डेथ पे बॉलिंग मत दो, और ब्रिजेश शर्मा को 4 ओवर में सिर्फ 3 ओवर बॉलिंग करवाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं कह रहा हूं। ब्रिजेश शर्मा पावर प्ले में बॉलिंग मत दो, ब्रिजेश शर्मा को डेथ पे बॉलिंग मत दो, 3 ओवर मिडल पे डालो। ब्रिजेश मिडल पे सिर्फ अच्छा करता है, तो मैं ब्रिजेश को मिडल पे डालूंगा। संदीप शर्मा का फॉर्म बेटर होगा तो शायद ये टीम थोड़ा बेटर कर सकता है, लेकिन न्यू बॉल के साथ मुझे अभी भी लगता है कि बर्गर और आर्चर का जो जोड़ी था वो बेटर था, और न्यू बॉल के साथ कोई और अच्छा कर नहीं पा रहा अभी भी। संदीप शर्मा कल आके भी वेबल सीम, क्रॉस सीम, स्लो रन पे चला गया न्यू बॉल के साथ, जबकि संदीप शर्मा जाना जाता था कि पावर प्ले में आके बहुत अच्छा बॉलिंग करता है, सीम, मुबड़े, स्विंग दोनों मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान अगर ट्रॉफी उठाना है तो सिर्फ बैटिंग से नहीं होगा, बॉलिंग से भी अच्छा करना पड़ेगा। सिर्फ 2 बॉलर के ऊपर बेसिस करके आप जा नहीं सकते। पावर प्ले में उनको विकेट मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल पिछले कुछ मैचेस पे, इधर राजस्थान को कुछ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। हमने एलएसजी की बैटिंग करने बात कर लिया, किसने हराया, हमने आरआर की बॉलिंग के बारे में बात कर लिया, किसने जीता है। अब आते हैं एलएसजी की बॉलिंग और आरआर की बैटिंग पे। एलएसजी की अगर आप बॉलिंग देखोगे, कल मैंने पहले भी चीज कहा, एक बार मेंशन किया, गावस्कर बहुत ज्यादा एग्रेसिव कमेंटेटर, साइलेंट एग्रेसिव कमेंटेटर, आपको पता नहीं लगेगा कि उसको गुस्सा आ चुका है। कल बार बार आकाश सिंह के पीछे बढ़ गया कि आप निकल पर्ची, आप पर्ची कहा है, आप निकल पर्ची, आप क्यों नहीं पर्ची निकाल रहा है। कोई उस दिन 3-3 बार निकला, और मैं जस्टिफाइड है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जब पहली बार पर्ची निकला था अभिषेक शर्मा, वो इनिंग्स बहुत स्पेशल था। एक तो सीजन खराब गया सरेज का, फिर वो जैसा इनिंग्स था। अब जब उर्विल पटेल ने निकाला, वो इनिंग्स बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्पेशल था। मतलब वो 9-10 बॉल पे हाफ सेंचुरी करने वाला था, वो तो बीच के 2-3 बॉल स्लो खेल गया, तो 13 बॉल पे हाफ सेंचुरी हुआ, बहुत स्पेशल नॉक था, जस्टिफाइड है। रघु शर्मा ने जो किया बिल्कुल जरूरी नहीं था, मौका मिलेगा कोई भी विकेट ले लेगा। आकाश सिंह ने जो किया बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस के, अच्छा परफॉर्मेंस के, अच्छा बॉलिंग किया। लेकिन आप सोचो ना, हर कोई तो फिर भुवनेश्वर कुमार तो हर दिन निकलना चाहिए, भुवनेश्वर कुमार को, प्रिंस यादव को हर दिन निकलना चाहिए पर्ची, विराट कोहली को हर दिन पर्ची निकालना चाहिए। ऐसा नहीं होता है ना। अब मंगेश यादव आके प्लेऑफ में आके पहला मैच खेलते हुए हैट्रिक ले लेगा, 5 विकेट ले लेगा, फिर पर्ची निकालेगा, तो जस्टिफाइड है, ठीक है। मतलब कुछ चीज को ना रेयर ओकेशन में यूज करो, वही बेटर रहता है, ठीक है। आकाश सिंह कल, मतलब उसको कल पर्ची निकलना चाहिए था कि आई एम डन,
ठीक है 3 ओवर, ये सब हरकत ना, ये सब हरकत में हम्बल रहना चाहिए जिंदगी में, ठीक है 3 ओवर्स 54। मयंक यादव ऐसे फ्लैट पिचेस पे 2026 में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं, मेरी समझ से बाहर, आप सिलेक्ट क्यों करोगे? मैंने पहले भी कहा, जितना मुझे पता, जितना मैंने न्यूज सुना है, जितना मैंने देखा, जितना मेरे दोस्त लोगों ने कहा है, अर्जुन तेंदुलकर नेट पे बहुत अच्छा लग रहा है, अर्जुन तेंदुलकर नेट पे मयंक से बेटर कर रहे हैं, लेकिन फिर बार बार मयंक यादव खेल जाता है, और फ्लैट पिचेस पे मयंक यादव का बॉलिंग हम सब ने देखा इस आईपीएल में, और मैंने पहले भी कह चुका हूं, ठीक है। प्रिंस यादव बैक टू बैक 3 मैच पे विकेटलेस गए, तो इनकी हालत टाइट हो चुका है, ठीक है। अब आरआर की बैटिंग पे आते हैं, कल जायसवाल कैप्टन था। अब एक चीज जो मुझे वैभव का बहुत अच्छा लगा कि मोहसिन की अगेंस्ट पहले मैच में, जब एलएजी वाला मैच था, उधर वो मोहसिन का जो विकेट मेडन आया था वो वैभव के सामने आया था, विकेट भी लिया था, वैभव मेडन भी गया था। कल जब मोहसिन आया तो वैभव पहले देख के खेला, और जायसवाल ने शुरू में वो प्लेटफॉर्म सेट किया, वो टेम्पो सेट किया, फिर जो वैभव ने बैटिंग किया मेरे लिए बहुत ही ऑब्वियस था। अभी तक वैभव का अनरियल नॉक था अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच, अगर आपने नहीं देखा होगा लाइव तो आपने बहुत ज्यादा मिस किया, मैं पहले भी कह चुका हूं ये चीज, ठीक है। वो अनरियल नॉक था। अब जो बहुत लोग पिछले एक साल में कहा है कि सिर्फ वीक बॉलिंग यूनिट को मारता है, वो लोग सब गायब हो चुके, अपने आप को मतलब दफन कर दिया होगा ग्राउंड के अंदर, ठीक है, कि सिर्फ वीक बॉलिंग यूनिट को मारता है। मैं अब जब आगे जाके फ्यूचर में कोई कहेगा कि इस बैट्समैन ने 500 रन मारा इस सीजन में आईपीएल में, इस बैट्समैन ने 600 रन मारा है, मेरा सीधा क्वेश्चन रहेगा किस स्ट्राइक रेट से 500 रन मारा है, क्योंकि वैभव ने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो एक लिमिट है, वो यूनिट है। अभी 579 रन विथ ए स्ट्राइक रेट ऑफ 236। कल अगर आप कहोगे शुभमन गिल ने 500 रन का सीजन मारा है, ऋतुराज गायकवाड़ ने 500 का सीजन मारा है, कोई भी आप नाम ले लो, मैं सीधा पूछूंगा आपको कौन किस स्ट्राइक रेट के साथ, अगर कोई कहेगा 150 के स्ट्राइक के साथ 500 सीजन मारा है, तो मैं वैभव के साथ कंपेयर करूंगा, बोलूंगा वैभव के हिसाब से बहुत ही स्लो 500 रन का सीजन आए। तो वैभव ने वो स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि 236 के स्ट्राइक रेट के साथ भी 600 रन का सीजन जा सकता है। कंसिस्टेंसी, जो छक्का मारता है, ब्रिलियंट खेला है, पहले 12 बॉल पे 11 रन, अगले 26 बॉल पे जो मारा है, ही हैज बीन आउटस्टैंडिंग। एक सेंचुरी फिर से मिस किया है, लेकिन कोई बात नहीं, टीम को जिता के दिया। मेरा सिर्फ ये सवाल है आरआर को, क्या वैभव के बिना आप जीत पाओगे टूर्नामेंट, क्या ट्रॉफी उठा पाओगे? उम्मीद करो कि वैभव अकेले आपको जिता के दे, अगला मैच, उसके बाद और एक मैच, उसके बाद और एक मैच, ठीक है, वरना आपके चांसेस बॉलिंग यूनिट को देखते लग रहा है कम है। और फिर मिडिल पे, क्योंकि ध्रुव जुरल बहुत ही ऑन एंड ऑफ रहता है, थोड़ा बीच में स्लो होता है, रियान परख का इंजरी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, फिर हेटमेयर बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, फेर्रा अच्छा कर सकता है, तो मिडिल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। फेर्रा स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलता, स्पेशली रिस्ट स्पिनर को और मिस्ट्री स्पिनर को, तो ये सब प्रॉब्लम रहा है। लेकिन आरआर ये मैच बहुत आराम से जीत जाता है, और इस मैच के बारे में ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ मुंबई के साथ अच्छा मैच खेले वंस अगेन, ठीक है। लेकिन वैभव हैज़ बिन क्रूशियल फॉर आर, है ना, आईपीएल का, इस आईपीएल का तो मुझे तो लगता है कि बेस्ट प्लेयर रहा है एज ए बैट्समैन, ठीक है। जिस स्ट्राइक के साथ, जिस कंसिस्टेंसी वो खेल रहे हैं, एक तरफा कर दे रहे हैं गेम को, ठीक है। अब आते हैं जो जीटी का स्क्वाड अनाउंस हुआ कल के दिन, है ना, 7-7 8-8 प्लेयर जीटी का भर दिया टीम में, उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं हर जगह सुन रहा हूं, भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं है, भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं है? और मैं सोचता हूं, मतलब अगर आपके सामने, आपके मुंह पे कोई बोल दे भुवनेश्वर कुमार, आप पहले पूछो कौन से स्क्वाड का बात कर रहे हैं, ओडीआई में कि टेस्ट? अगर टेस्ट बोल दे, एक चाटा मारो, अगर ओडीआई बोल दे, बिठाओ और समझाओ और एडुकेट करो कि तू डोमेस्टिक क्रिकेट देखता है कि नहीं। मतलब मैं सच में कह रहा हूं, दिल से कह रहा हूं, कोई भी सिलेक्टर्स के मुंह से भुवनेश्वर कुमार का नाम नहीं निकला कल के दिन, नाम डिस्कस ही नहीं हुआ है। और क्यों होगा, पागल हो चुके हो क्या? 36 का उसका एज है, और क्या किया कि उसको ओडीआई में जगह मिले? आप कह रहे हो कि टी20 की बेसिस, परफॉर्मेंस के बेसिस पे ओडीआई पे जगह बना ले। आपको कैसे पता भुवनेश्वर कुमार 36 के एज पे ओडीआई के लिए फिट है कि नहीं? आपने उसको 10 ओवर लास्ट कब डालते हुए देखा? जो भुवनेश्वर कुमार की बात कर रहे हैं, आपने 10 ओवर भुवनेश्वर कुमार को लास्ट कब डालते हुए देखा? मैंने पूरा सीजन बैठ के मैंने पूरा कोशिश किया, 100% कोशिश किया कि हर मैच में देखो डोमेस्टिक का, ठीक है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने मैचेस होता है, देखना पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, लंबा लंबा मैच, कुछ मैच बोरिंग होता है। लेकिन मैंने कोशिश बहुत किया कि मैं जब इस आईपीएल, मेरा यही था मोटो कि आईपीएल से पहले, क्योंकि बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स आने वाला है जिनको आप ऑक्शन में खरीदोगे, मैं चाहता कि मुझे एटलीस्ट मेरे पे वो नॉलेज रहे कि मैं बोल पाऊं कि कौन सा डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा कर सकता है, कौन अच्छा नहीं कर सकता, क्या किसका क्या वीकनेस है। भुवनेश्वर कुमार ना यूपी के रणजी टीम में था, ना विजय हजारे में था, तो भुवनेश्वर कुमार टी20 की परफॉर्मेंस से ओडीआई टीम में कैसे जगह बना लेगा? अगर ये टी20 का स्क्वाड अनाउंस होता तो शायद सिलेक्टर्स एक बार के लिए डिस्कस करते कि भुवनेश्वर कुमार का जगह बनता है कि नहीं। उसने ना रणजी खेला है, ना टी20 ओडीआई खेला है डोमेस्टिक में, आप कह रहे हो कि सीधा ओडीआई टीम में जगह बना दे। आपको पता भी नहीं है भुवनेश्वर कुमार 10 ओवर के लिए फिट है कि नहीं। लेकिन ओडीआई में जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं है, पॉलिटिक्स ने खा गया, ये है वो है,
इन्होंने, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट, इनको पता ही नहीं है क्या होता है, इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट कभी देखा ही नहीं, देखा ही नहीं, देखा ही नहीं है, सिर्फ आरसीबी के फैंस से, सिर्फ आरसीबी के फैंस से, जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट देखा ही नहीं। तो आप कहोगे प्रिंस यादव का सिलेक्शन भी तो आईपीएल से हुआ है, तो मैं इधर क्लियर कर देता हूं, प्रिंस यादव का जाके एक बार विजय हजारे में परफॉर्मेंस देख लो। आप लोग क्यों नहीं देखते, क्या प्रॉब्लम है डोमेस्टिक देखने में? अगर नहीं देखते तो फिर फालतू की बकचोदी क्यों करते हो आगे कमेंट सेक्शन में। प्रिंस यादव का दिल्ली के लिए विजय हजारे में परफॉर्मेंस देख लो। आरसीबी फैंस तो ना विराट कोहली की बात तो सुनते हो ना, विराट कोहली ने क्या कहा, प्रिंस को वो पहले जानते नहीं थे, कैसे जाने, जब विजय हजारे खेलने गया था, पता ना, एटलीस्ट विराट कोहली के लिए आपने दिल्ली का विजय हजारे देखा होगा ना, तो आपने प्रिंस को नहीं देखा विजय हजारे में उसने क्या किया है? मैंने स्टेट्स चेक भी नहीं किया, लेकिन मुझे पता है बहुत शानदार किया है, ठीक है, मैं बहुत शानदार किया है। तो किस चीज का, मैं भुवनेश्वर कुमार के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट, और मैं बार बार आईपीएल में कहा हूं कि जो भुवनेश्वर कुमार कर रहा है, एक वन डायमेंशनल स्विंग बॉलर होकर सबको सीखना चाहिए, कैसे कंडीशन के हिसाब से, कैसे बैट्समैन के हिसाब से, कैसे सिचुएशन के हिसाब से अपने लाइन और लेंथ पे, इस उम्र पे भुवनेश्वर कुमार बहुत कुछ सिखा के जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ओडीआई टीम में भुवनेश्वर कुमार को डाल दूं, जबकि इन्होंने ओडीआई खिलाई नहीं है डोमेस्टिक में, जबकि इन्होंने रणजी खिलाई नहीं, ठीक है, ये हो गया भुवनेश्वर कुमार का सीधा बात। मैं कल से बहुत मैं पक गया था ये पॉइंट रखने के लिए कि भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं है टीम में, और ये बात कर भी कौन रहा है कि भुवनेश्वर कुमार होना चाहिए। दूसरे पॉइंट पे आता हूं, मोहम्मद शमी क्यों नहीं है। देखो इधर अनजस्टिफाइड है, क्योंकि जब इसलिए जो इयान बिशप का क्वेश्चन था ऋषभ पंत को, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो गधे को समझ में नहीं आया, चार चार बार पूछा है वो, कल उसके माइंडसेट में वो कुछ कहीं और ही था, ऋषभ पंत कहीं और पहुंच चुका था वो जिंदगी में, ठीक है। शामी का अगर आप देखो, रणजी खेला है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, विजय हजारे खेला है, बहुत अच्छा किया है, स्मैट खेला है, सब खेला है, और आईपीएल में भी अच्छा किया, और शुरू में स्विंग मिल रहा है, स्विंग मूवमेंट मिल रहा है, स्विंग भी बहुत अच्छा मिला जब शुरू में जब इकोनॉमी खेल रहा था। शामी का मैं सोच रहा हूं, चलो आप कह सकते हो कि रणजी में वो फिट नहीं, कल आगरकर ने फिर से कहा कि शामी सिर्फ टी20 के लिए फिट है जितना मुझे पता है, और एक चीज मुझे बार बार शामी कुछ और बोलते हैं, आगरकर कुछ और एक तो झूठ बोल रहे हैं विदाउट एनी डाउट कि शामी बोलता है मैं फिट हूं, आगरकर बोलते हैं फिट नहीं, और कल भी ये चीज कहा गया, आगरकर ने कहा कि शामी सिर्फ टी20 के लिए फिट है, ठीक है, उसको ये रिपोर्ट आता है। और मुझे है ना शामी पे इसलिए डाउट है कि फिट है कि नहीं, रणजी खेल रहे उसमें प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख रहा हूं कि रणजी खेल रहे, जैसे कि सब्जेक्ट टू फिटनेस लिखा हुआ है रोहित शर्मा के नाम के सामने, रोहित शर्मा इसमें हर मैच खेल रहे हैं आईपीएल में, अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकते हैं लोग कि सब्जेक्ट टू फिटनेस ओडीआई टीम के लिए, जबकि ओडीआई स्टार्ट में अभी भी बहुत टाइम है, और अभी आईपीएल खेल रहे रोहित शर्मा हर मैच एज एन इंपैक्ट बैटिंग पे आके, ठीक है, उस पर मैं आना नहीं चाहूंगा अभी के लिए, कंट्रोवर्सी में क्रिएट करना नहीं चाहूंगा मैं। शामी के इसलिए बोल रहा हूं, शामी के बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखा है, शामी ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 600 केजी का लेग प्रेस मारता है, 600 पाउंड नहीं बोला, 600 केजी का लेग प्रेस मारता है बोला है, ठीक है। तो ये सब बातें ना मुझे थोड़ा बहुत डाउट तो लगता है, ठीक है। दूसरा चीज़ फिर भी मैं चाहता हूं कि ये सब चीज़ें मैं इग्नोर करना चाहूंगा, और मैं शामी को फिर भी ओडीआई फॉर्मेट पे देखना चाहता था, ठीक है। टेस्ट में नहीं, अगर आपको लगता है कि टेस्ट में इतना दौड़ नहीं पाएगा तो ठीक है, ओडीआई में आप खिला लो, ओडीआई में अगर आप खिलाते फिर शायद वो क्वेश्चन ये हुआ था कि क्या 2027 तक आप मुझे ये श्योरिटी दे सकते हो, एश्योरिटी दे सकते हो कि शामी 2027 तक कंप्लीटली फिट रहेगा, तो शायद इधर शामी मार खा गया। अब एक 50-50 कॉल था मेरे हिसाब से, एक फॉर्मेट पर शामी होना ही चाहिए था मेरे हिसाब से, नहीं है, अब इधर में कुछ नहीं कर सकता, तो अब भी इधर मान लो शामी का करियर इंडिया के लिए खत्म हो चुका है, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं, शामी का करियर अभी परफॉर्मेंस की बात भी अगर नहीं है तो खत्म हो चुका है, ठीक है। टी20 करियर तो शामी का बहुत पहले खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से, ठीक है। वो 2000 शामी और भुवी का करियर उस दिन एलेक्स हिल्स ने खत्म कर दिया था नशा करके आके, ठीक है। अब ऋषभ पंत पे आते हैं, और मैंने पहले भी कहा है आईपीएल की परफॉर्मेंस देख के कि जब ऋषभ पंत का 30 का उम्र होगा, 30 साल का हो जाएगा, मैं पहला इंसान रहूंगा जो हर्षा बोगले का वो इंटरव्यू चलाऊंगा जहां पर ऋषभ पंत ने कहा बहुत ही एरोगेंट तरीके से, हर्षा बोगले के एक सॉफ्ट सवाल का जवाब दिया था कि जब मेरा उम्र 30 साल का हो जाएगा तब आप मेरा व्हाइट बॉल करियर के स्टेट्स कंपेयर कर लेना। और मैंने कहा था आईपीएल के दौरान कि जब तू 30 साल का हो जाएगा तो व्हाइट बॉल फॉर्मेट के आसपास नहीं रहेगा इंडियन टीम के लिए, ठीक है। तो ओडीआई से बाहर होना तो बनता ही बनता है, मतलब आज के दिन प्रभ सिमरन सिंह, ध्रुव जुरैल, विष्णु विनोद, कोई भी विकेट का नाम ले लो, डोमेस्टिक में ऋषभ पंत से बेटर है। केएल राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन के तो आसपास भी नहीं है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। उसके बाद भी अगर मुझे कोई विकेट कीपर लेना होगा उनके बाद भी ध्रुव जुरैल, अगर ध्रुव जुरैल भी नहीं चाहिए मैं प्रभ सिमरन सिंह भी नहीं चाहिए, विष्णु विनोद, लेकिन ऋषभ पंत की तरफ कोई नहीं जाएगा। तो ओडीआई से ड्रॉप होना तो वेल डिजर्व्ड। अब कहोगे क्यों टेस्ट से वाइस कैप्टन से चला गया? आपको लगता है जो चीज मैं नोटिस कर रहा हूं, जिन्होंने क्रिकेट कभी खेला भी नहीं है ना इस लेवल पे, तो सिलेक्टर जो क्रिकेट खेल के बुढ़े हो चुके हैं, ये लोग नोटिस नहीं करते होंगे ऋषभ पंत का ऑनफील्ड बिहेवियर कैसा, कैप्टनसी कैसा कर रहे हैं, नोटिस नहीं करते होंगे। ये सब चीज मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। जो बख्शुदर ऋषभ पंत आगे पूरा सीजन में किया ना, जो बिहेवियर उसका रहा है एज ए कैप्टन पूरा सीजन, मैंने आपको बार बार समझा कैसे ऋषभ पंत का हर डिसीजन एज ए कैप्टन
उसके फेवर में के लिए होता है कि मेरे फायदे के लिए। ये नहीं सोचता कि एलएसजी का क्या फायदा है, पहले सोचता है कि मेरा क्या फायदा है, उसके बाद टीम का सोचता है। इसलिए इतना ज्यादा बैटिंग ऑर्डर, मार्करम नंबर 5 पे अगर बैटिंग करने आ जाएगा कोई कैप्टन के अंडर, आपको समझ जाना चाहिए कैप्टन एक टीम को कैसे डुबा रहा है। और इस सब फैक्टर को देखते हुए ऋषभ पंत को वाइस कैप्टनसी से ड्रॉप किया गया है, जो वेल डिजर्व चीज सिलेक्टर्स ने किया है। रन तो सबने मारा है, केएल राहुल भी मारा है, एक्सपीरियंस भी है, जसवाल ने भी मारा है, किसी को भी वाइस कैप्टन बना था तो उसमें क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन हटाना कोई भी गलत डिसीजन है, बहुत ही सही डिसीजन है, ग्रेट डिसीजन है बीसीसीआई, बहुत खुश हूं मैं। अब आते हैं ईशान किशन वर्सेस संजू सैमसन वाले डिबेट पे कि ईशान किशन को ओडीआई में कैसे मौका मिल गया, संजू सैमसन क्यों नहीं। ईशान डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करके आया, आपको पता भी होगा। मैच में उसने टॉप ऑर्डर में बैटिंग किया, विजय हजारे में वो डाउन द ऑर्डर बैटिंग करने आया था और ऑलमोस्ट सेंचुरी मार दिया था 200 की स्ट्राइक रेट से विजय हजारे का, जो पहला मैच था, शायद पहला दूसरा मैच झारखंड का, जो भी है जैसे भी। सवाल यही नहीं है, सवाल यह है कि ईशान किशन पहले भी ओडीआई पे ओपनिंग कर चुका है। ईशान किशन एक लेफ्टी बैट्समैन है, अगर हम मान भी लेते हैं रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल ओपनिंग कर रहा है या फिर कुछ हो गया, किसी को एक बैकअप ओपनर चाहिए, तो आप एक राइटी लेफ्टी के पास ऑप्शन लेकर आता है ईशान किशन। ईशान किशन मिडिल पे बैटिंग कर सकता है, किया है पहले। ईशान किशन डाउन द ऑर्डर बैटिंग कर सकता है, डोमेस्टिक पे करके दिखाया है, और एक लेफ्टी होने की वजह से एक टीम के फ्लेक्सिबिलिटी आ जाता है। तो शायद ईशान इधर संजू सैमसन से ऊपर आ गया, क्योंकि संजू राइटी बैट्समैन है, तो वेल डिजर्व जगह ईशान किशन को मिला है, जो मेरे दिल में था ही कि ईशान किशन को मिल जाएगा और मिल गया, ठीक है। अब आते हैं इस डिबेट पे कि अक्षर पटेल हर फॉर्मेट से बाहर है। अब जब अक्षर पटेल लास्ट जो होम सीरीज हुआ था हमारा ओडीआई में, एक था न्यूजीलैंड के साथ, एक था साउथ अफ्रीका के साथ, अक्षर पटेल नहीं था और मैंने बार बार कहा था अक्षर पटेल को होना चाहिए था, ठीक है। उधर जडेजा था। अब जडेजा का मैंने पहले भी कहा है, आपको खराब लगता था कि 2026 में जडेजा ओडीआई फॉर्मेट का तो प्लेयर बिल्कुल नहीं रहा है, और वो शायद 6 मैच पे 1 विकेट लिया है, फिर 6 मैच पे विकेट भी नहीं लिया, ठीक है। तो और इकोनॉमी बहुत आई, जडेजा का बिल्कुल बनता नहीं ओडीआई फॉर्मेट, व्हाइट बॉल फॉर्मेट पे खेलना, ठीक है। अक्षर पटेल पे आते हैं, अक्षर पटेल तब तक जगह बनता था, लेकिन एक आईपीएल का जो आपका बिहेवियर है, क्या आप करते हो, वो मैटर करते हैं ऑब्वियसली। और इसलिए मैंने कहा था कि आईपीएल छोड़ दो, बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप कितने भी अच्छे प्लेयर हो, आईपीएल की परफॉर्मेंस दिमाग में रह जाते हैं। और मैं आपको कहता हूं कि अक्षर पटेल के अगेंस्ट क्या गया है इस ओडीआई सेटअप पे। अक्षर पटेल टेस्ट से बहुत टाइम से बाहर था ऐसे भी, ठीक है। आपको बीजेटी देख लो, इंग्लैंड सीरीज देख लो, बाहर था। तो टेस्ट पे मैं आ नहीं रहा हूं, ओडीआई पे आ रहा हूं कि जहां पे अक्षर पटेल डिजर्व करते हैं पूरे। अगर आप मुझे पहले इस आईपीएल, एटलीस्ट अगर इस आईपीएल से फॉलो कर रहे हो, आपको पता होगा मैंने बार बार कहा अक्षर पटेल ने क्या चीज, एक चीज गलत किया है, नॉट एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन और एज ए बॉलर। अक्षर पटेल इस पूरे आईपीएल में एक डिफेंसिव बॉलर बन चुका था, बहुत ज्यादा डिफेंसिव और डरपोक। लेफ्टी देख लिया तो बॉलिंग नहीं करूंगा, पावर प्ले में बॉलिंग नहीं करूंगा, सेफ ऑप्शन देख के बॉलिंग किया, और बॉलिंग बहुत, कभी अक्षर पटेल इस पूरे आईपीएल में विकेट के लिए बॉलिंग किया ही नहीं है। विकेट मिल गया तो बहुत सारी चीजें, तो ये सब चीजें सिलेक्टर्स नोटिस करते हैं कि हमारे बॉलर्स। और मैं आपको बार बार ये चीज याद रखना चाहिए, अभी अब से जब भी ओडीआई टीम सिलेक्ट होगा, इस हिसाब से हो रहा है कि ओडीआई वर्ल्ड कप नेक्स्ट साउथ अफ्रीका में है, तो सिलेक्टर्स ये देखते होंगे कि साउथ अफ्रीका में अगर एक तो स्पिन को बहुत कम असिस्टेंस मिलेगा, क्या हमें वो स्पिनर चाहिए जो डिफेंसिव बॉलिंग करता है। तो अक्षर पटेल ने जो भी इस आईपीएल में किया है, उसके हिसाब से वेल डिजर्व ट्रीटमेंट उनको मिला है कि उनको बाहर कर दिया दोनों फॉर्मेट से, वेल डिजर्व। जडेजा के बारे में बोलना चाहूंगा, जडेजा ओडीआई फॉर्मेट पर डिजर्व नहीं करता, ये मेरा बहुत 1.5 साल से मेरा ये मानना है, जडेजा ओडीआई फॉर्मेट पर डिजर्व नहीं करता। दूसरा, जडेजा टेस्ट पे है, इस स्क्वाड में नहीं है, उनको रेस्ट दिया गया। जडेजा आपको मैं लिख के देता हूं, जडेजा जब एक बड़ा टेस्ट सीरीज आएगा, जडेजा टीम में आ जाएगा। ही हैज बीन द बेस्ट बैट्समैन इन लास्ट 4 years फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट, ठीक है। तो जडेजा टेस्ट में आ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जडेजा ओडीआई पे बनता नहीं है। अब जो 2 प्लेयर्स आए हैं, उन दोनों की जगह एक है हर्ष दुबे, एक है मानव सुतार, माय बॉय। 2024 में जब दिलीप ट्रॉफी में मैंने वीडियो बनाया था, मानव सुतार ऋतुराज गायकवाड़ की टीम में था, और मैंने ये चीज कहा था, अगर कोई मुझे बहुत लंबे टाइम से फॉलो करता है, कि मानव सुतार इंडिया के लिए खेलेगा। और अगर कोई कह दे मानव सुतार जीटी कोटा से आया है, उसको 2 थप्पड़ लगा और कह दो कि मानव सुतार इज ए ग्रेट बॉलर, आउटस्टैंडिंग फील्डर, और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा लंबा बैटिंग कर सकता है। डोमेस्टिक सीजन बॉल से बेहतरीन गया है। एक चीज जो वीकनेस है मानव सुतार का, वो है कि बाउंसर खेल नहीं पाता है, और टेस्ट में उसको इंडियन कंडीशन में उतना बाउंसर देखने को मिलेगा भी नहीं, जहां पे स्पिन ज्यादा रेगुलेट करेगा, और स्पिन के अगेंस्ट वो अच्छा खासा बैटिंग करता है। ब्रिलियंट बॉलर, ब्रिलियंट फील्डर, वेल डिजर्व कॉल, जो 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी जाके हुआ है, मानव सुतार का सिलेक्शन हो गया। हर्ष दुबे वंस अगेन डोमेस्टिक सीजन बेहतरीन गया पिछले 1.5 साल से। अश्विन उनको मेंटली बहुत ज्यादा रेट करते हैं। अब मेंटली मैं किसी को रेट नहीं कर पाऊंगा इस हिसाब से, क्योंकि मैंने हर्ष दुबे को कभी ना जाना है, ना कोई मेरे दोस्त का उसका पैशन है, लेकिन अश्विन बहुत रेट करते हैं कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जितना मैंने बॉलिंग देखे बहुत अच्छा है, बैटिंग शायद
थोड़ा सा वीक मुझे लगता है। जिस हिसाब से अक्षर पटेल ओडीआई फॉर्मेट में बैटिंग कर सकता है उस हिसाब से हर्ष दुबे कर नहीं सकता, लेकिन कभी ना कभी तो मौका मिलता। एक मौका मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ वो अच्छा करेगा, लेकिन एज ए बॉलर ही इज ग्रेट। तो ये दो लोग सिलेक्शन मुझे अच्छा लगा। और मानव सूत्र का आप जीटी कोटा में प्लीज प्लीज काउंट मत करो, क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत मेहनत करके आया। बहुत गलत लगता है जब आप कहते हो कि जीटी कोटा से सिलेक्शन हुआ है ना, बहुत गलत लगता है। ऐसा लगता है कि इस प्लेयर में कुछ टैलेंट है ही नहीं, जीटी कोटा से आ गया। ठीक है, तो आप मानव सूत्र की इंसल्ट करो, आप शुभमन गिल की इंसल्ट नहीं कर रहे हो। आप शुभमन गिल से नफरत करते हो, आपका प्रॉब्लम शुभमन गिल है, तो इसका सजा आप मानव सूत्र को मत दो, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा। ठीक है, तो हमने मानव सूत्र और इसके बारे में बात कर लिया, हमने प्रिंस यादव के बारे में बात कर लिया, क्यों सिलेक्शन जगह बनता है। जीटी कोटा से जो एक प्लेयर आया वो है साई सुदर्शन टेस्ट स्क्वाड में। मैंने पहले भी कह चुका हूं, साई सुदर्शन उस लेवल के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला नहीं है कि उसको टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आईपीएल के बेसिस पे वो है टेस्ट टीम में, और अभी शुभमन गिल के बहुत अच्छा करीबी दोस्त है। हाय, अभी रणजी में जब बीच में मौका मिला था उसने सेंचुरी मारा है रणजी में, ऐसा नहीं है। अच्छा बैट्समैन है, लेकिन थोड़ा और काम करे तो बेटर लगता। देवदत्त पडिक्कल आउटस्टैंडिंग होना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से नंबर 3 पे वॉशी बैटिंग करना चाहिए, फिर देवदत्त पडिक्कल, इन्हें पहले भी कहा है। ठीक है, तो ठीक है, साई को रख रहे हैं, वही एक जीटी कोटा बोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं आकिब नबी। आकिब नबी क्यों टेस्ट स्क्वाड में नहीं है? वनडे में होना नहीं चाहिए, टेस्ट में क्यों नहीं है, ये मेरे समझ से बाहर है। आप कहेंगे, लोग कहेंगे कि 125 की स्पीड से डालता है तो क्या ही कर लेगा इंटरनेशनल लेवल पे। उसने 125 की स्पीड में डाल के रणजी में इतना अच्छा किया, बैक टू बैक 2 साल, सिर्फ 1 साल की बात नहीं करो, 2 साल अच्छा किया। तो आकिब नबी के साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुआ है, विदाउट एनी डाउट आकिब नबी को लेना चाहिए था, क्यों नहीं है, मेरे क्वेश्चन से बाहर। और इसी बात पे मैं गुरनूर बरार पे आना चाहूंगा, और अब गौर से सुनो, गुरनूर बरार पे मैं सिर्फ उसके टेस्ट स्क्वाड के सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूं। मुझे आप बताओ, आकिब नबी कितना 40-45 तो फर्स्ट क्लास मैच खेल गया होगा, है ना, पूरा सीजन इस साल खेला है, पूरा सीजन पिछले साल भी खेला है, दोनों सीजन खिला के ऑलमोस्ट 90 के ऊपर विकेट ले चुका है, मैंने स्टेट चेक नहीं किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 90 100 के आसपास विकेट ले चुका है। और फिर एक बॉलर आता है गुरनूर बरार, जो 10-12 फर्स्ट क्लास मैच खेल के टीम में जगह बना रहा है, और ऐसा भी नहीं बहुत खास स्टेट्स। कैसे आ गया टेस्ट टीम में गुरनूर बरार? कोई जवाब देगा मुझे? टेस्ट टीम में जहां पे अगर ये टेस्ट स्क्वाड साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट होता तो मैं कहता कि ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का होता मैं कहता ठीक है चलेगा, लेकिन इंडिया में हो रहा है। और आकिब नबी की परफॉर्मेंस को आप पूरे तरीके से इग्नोर कर रहे हो, और गुरनूर बरार किस हिसाब से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा प्लेयर जो जीटी स्क्वाड से आया है टेस्ट स्क्वाड में वो है गुरनूर बरार। अब गुरनूर बरार का ओडीआई स्क्वाड में आना मुझे जस्टिफाइड लगता है, मैं अपने बातों से मैं एग्री, पता नहीं आप एग्री करोगे कि नहीं। टेस्ट स्क्वाड जीटी कोटा, ओडीआई स्क्वाड में आना जीटी कोटा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में होगा, और मैंने कहा है कि पूरे स्क्वाड में कौन होगा कि नहीं होगा, विराट कोहली भी शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन एक प्लेयर कंफर्म है, कौन है? प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि साउथ अफ्रीका में मैच होगा, लंबे बॉलर, हार्ड लेंथ के बॉलर होगा ही होगा, और प्रसिद्ध कृष्णा पहले आता है डोमेस्टिक पे, और प्रसिद्ध कृष्णा होगा ही होगा, इस पे आप कभी क्वेश्चन मार्क कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में होगा। अब हर्षित राणा इंजर्ड है, तो शायद सिलेक्टर ऐसे सोच रहे हैं कि हमें हार्ड लेंथ के लंबे बॉलर चाहिए, हर्षित राणा इंजर्ड है, तो गुरनूर बरार को हम ट्राई करते हैं। हमारा मेन ए है कि हम 2 सदस्य के लिए एक फास्ट बॉलर लेके जाना चाहते हैं, 2-3 फास्ट बॉलर जो लंबे कद के हो, जो हार्ड लेंथ डालते हैं, साउथ अफ्रीका में बाउंसर डाल सकता है, तो इसलिए गुरनूर बरार का ओडीआई में सिलेक्शन हुआ, उस पर मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टेस्ट में सिलेक्शन कैसे हुआ उस पर मुझे जीटी कोटा नजर आ रहा है। तो 2 प्लेयर तो हमने ढूंढ लिए, एक साई, एक गुरनूर बरार टेस्ट की टीम में जो इस जीटी कोटा से आया। बाकी पूरा टीम मुझे जस्टिफाइड लगता है। सिराज बहुत टाइम से ओडीआई में खेल नहीं रहा है, ठीक है, इंजरी की वजह से आता है, और अच्छा करता है। T20 वर्ल्ड कप में भी इंजरी की वजह से आया था, और टेस्ट में है। बाकी रेस्ट दिया गया, नीतीश कुमार रेड्डी होना चाहिए दोनों फॉर्मेट में है, बॉलिंग पे इंप्रूव कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर हर फॉर्मेट पे अभी इंडिया के लिए होना चाहिए है। एक चीज जो मुझे बुरा लगता है, एक डोमेस्टिक का प्लेयर तनुष कोटियान, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं जब से उसको देख रहा हूँ 2023 से, तनुष कोटियान ना, अगर आप वाशिंगटन के साथ कंपेयर करोगे, तनुष कोटियान बेटर, मैं सिर्फ रेड बॉल की बात करूं, तनुष कोटियान बेटर ऑफ स्पिनर है, लेकिन बैटिंग भी वो बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन बैटिंग से वाशी आगे आ जाता है। फिर वाशी ऐसा है कि तीनों फॉर्मेट खेलता है, आईपीएल में अच्छा प्लेयर है, और गंभीर का एक है सॉफ्ट कॉर्नर वाशी के लिए, तो वाशी ऊपर आ जाता है। और अभी तो वाशी की जो बैटिंग परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट में, तो फिर तनुष कोटियान का बात होना मतलब होगा ही नहीं, और 2 सेम टाइप ऑफ बॉलर शायद टीम में हो नहीं सकता। ठीक है, इसलिए तनुष कोटियान नहीं है, लेकिन थोड़ा बुरा लगता है मुझे तनुष कोटियान के लिए। एक शैम्स मिलाने की आप बात कर सकते हो मुंबई के, लेकिन ठीक है। तो मुझे लगता है मानव सूत्र का सिलेक्शन जस्टिफाइड है, प्रिंस यादव का सिलेक्शन जस्टिफाइड है, भुवनेश्वर कुमार का बाहर होना जस्टिफाइड है, अक्षर पटेल का बाहर होना जस्टिफाइड है, जडेजा टेस्ट टीम में है, बस अभी इसलिए नहीं है। जडेजा का ओडीआई से बाहर होना जस्टिफाइड है, ऋषभ पंत का हर फॉर्मेट में बाहर हो जाना जस्टिफाइड कर दूंगा मैं। ठीक है, ऋतुराज का कोई कह रहा था कि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 के लिए टेस्ट में कंसिडर किया जाएगा, ऋतुराज का बाहर होना जस्टिफाइड है, सब जस्टिफाइड मुझे लगा। एक शामी को आप
ओडीआई के लिए कंसिडर कर सकते थे, एक आकिब नबी को टेस्ट के लिए बिल्कुल बिल्कुल अब कंसिडर कर सकते हैं। बस यही है मेरा, बाकी तो ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।